चलो। वो चल रहा है जूम पे। हाँ, दिखाइए एक बार। आवाज आ रही है? नवीन नवीन। ठीक है। चलो भाई। आ रही है टेस्ट नंबर सर। 10, लास्ट टेस्ट इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर का, लैंड रिफॉर्म, फार्म सब्सिडीज, एमएसपी, पीडीएस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री हेल्प टू improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers? इससे पॉइंट भी निकाल लिया करो, लैंड रिफॉर्म से क्या हो रहा है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही है। ये आप कहीं यूज कर सकते हो, है ना? आप कैसे हो रही है वो बताओ, इसका आंसर करो। तो क्वेश्चन से भी स्टेटमेंट बना के अपने यूज करो उसको आंसर्स में। 15 मार्क्स, 11 मिनट स्टार्ट।
पिक्चर गंदी नहीं हुई उसमें अवेलेबल तो करके बात करें एक पूरा सेट कंप्लीट रेडी कर अच्छे सक्सेस उसमें तो कोई ना होगा फोटो को याद मत करना ज्योग्राफी का सेट रेडी एक ग्रीन पेन
देखो भाई, पहले तो आपको पता होना चाहिए लैंड रिफॉर्म में हुआ क्या था, है ना। तो तीन चार जो बेसिक बातें हैं वो आप लिख सकते हो कि लैंड रिफॉर्म में क्या क्या होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ था, है ना। सीलिंग लिमिट्स लगाई गई थी। अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ था। टेनेंसी राइट्स को एंश्योर किया गया था। टेनेंसी या टीनेंसी रिफॉर्म्स लिख देना, टीनेंसी रिफॉर्म्स हुए थे। ये सब तीन चार चीजें बेसिक वो आप बताओ। उसके पीछे फिर ऑब्जेक्टिव या एम क्या था, क्यों लेके आए थे लैंड रिफॉर्म, है ना। तो उससे क्या, रिड्यूसिंग द रूरल इनइक्वालिटी, जो रूरल एरिया में इनइक्वालिटी थी वो। एनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जब आपके पास खुद की लैंड होती है, जब ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी फिर टेनेंसी राइट के थ्रू। एनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग रूरल इनइक्वालिटी एंड एम्पावरिंग मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। मतलब ऐसे पढ़ाई करनी है, ये नहीं बस लैंड रिफॉर्म सारा पढ़ लिया और कुछ याद ही नहीं है। अब मैंने इतना किया है, मैंने तब भी तैयारी कर, तब भी मैं ऐसे करता था, तीन चार चीजों को याद कर लेता था। अब भी मेरे को एकदम से मैंने मॉडल आंसर नहीं लिखा, पर मेरे को तब से याद आ गया अभी एकदम से। यार लैंड रिफॉर्म में क्या क्या याद किया था मैंने, वो मैंने ऊपर लिख दिया। इसलिए आपने देखा होगा मैंने पहले ये लिखा, फिर बाद में जाके मैंने ऊपर वो लिखा, क्योंकि मेरे को याद है। ये बेसिक चीजें हैं, तो ऐसे चार पांच चीजें तुम्हें हर टॉपिक की, लैंड रिफॉर्म एक टॉपिक है, उसकी तीन चार बातें याद होनी चाहिए कि ये तीन चार काम हुए थे। टेनेंसी रिफॉर्म हुआ था, एबोलिशन ऑफ जमींदारी हुआ था, ये ऊपर वाली बात। उसके पीछे फिर दो तीन उसके एम पता होने, ये एम था ऐसे। उनको तुम इम्प्लिसिट डिमांड है कहीं भी डायग्राम में डाल दोगे, और ये कीवर्ड्स है इस थीम की, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर आप इनको एक्सप्लेन करोगे हर एक चीज से, क्योंकि ये पूछा है कुछ एरियाज में, तो उस एरिया में ये चीज इंप्लीमेंट हुई और ये फायदा हुआ, इस तरीके, मतलब ये डिमांड थी आंसर की। ऐसे पहले आपको ये समझना है इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कैसे आपको आंसर स्ट्रक्चर करना है, तो ऐसे स्ट्रक्चर करना था इंसान। तो आप बता दोगे ठीक है इसका इंप्लीमेंटेशन अनइवन था, लेकिन कुछ एरिया में सर्टेन रीजन हैव सिग्निफिकेंट सोशो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स। अब ऐसे बताओगे किन किन रीजन्स में, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछा हुआ है रीजन्स में, तो उसी लैंग्वेज में आपको आंसर करना है आपको। तो आपने बताओ एनहेंस लैंड ओनरशिप एंड असेट बेस। तो और फार्मर्स के पास क्या लैंड ओनरशिप है, उनके असेट बढ़ा, वो कैसे बढ़ा, थ्रू द रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब एक्स्ट्रा जमीन किसके पास बड़ी है, उसको एक सीलिंग लिमिट से ऊपर क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया, और वो किसको दी गई, लैंडलेस फार्मर्स को। तो उससे क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या हुआ, आपकी असेट बेस और आपका लैंड ओनरशिप बढ़ी। और इसका एग्जांपल मैंने दिया कि अराउंड 2.8 लाख पीजेंट्स बेनिफिटेड, ठीक है, कहां पे, जम्मू कश्मीर के अंदर। रिड्यूसिंग द लैंडलेसनेस, इससे क्या हो, लैंडलेसनेस कम हुई। और ये वर्ड क्या हो, कहां से उठाया था मैंने, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ऊपर डेफिनेशन से बता रहा हूं कि जो जो रिफॉर्म आप करोगे उनसे क्या क्या फायदा होगा और कहां कहां पे फायदा होगा, क्योंकि रीजन स्पेसिफिक पूछा था, ऐसे स्ट्रक्चर करना था आंसर को। अब देखो, इंक्रीज इनकम एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ठीक है, इनकम बढ़ी और लाइवलीहुड सिक्योरिटी बढ़ी, कहां पे, वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दिया है, ऑपरेशन बरगा हुआ था वेस्ट बंगाल में। उसमें सिक्योर्ड द टीनेंसी राइट्स, वहां पे टीनेंसी राइट्स, जो शेयर क्रॉपर्स थे, शेयर करके क्रॉप उगा रहे थे, उनको टीनेंसी राइट्स दे दिया, अब आपकी जमीन है, अब उनकी खुद की जमीन होगी तो क्या करेंगे, और इनपुट डालेंगे, अच्छे से करेंगे मेहनत, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे उनकी इनकम बढ़ी। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल देने थे, रिफॉर्म का कौन सा पार्ट लगा है, किस जगह पे लगा है, और उससे क्या फायदा हुआ है, ये स्ट्रक्चर था इसका। मतलब स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन आता है तो 1 मिनट सोचा करो इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जब मैंने भी ये क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने ये पार्ट देखा, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो मैं समझ गया कि लोकेशन के एग्जांपल देने पड़ेंगे इसमें। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर का, ये मैंने वेस्ट बंगाल का दे दिया। असेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जब आपकी खुद की जमीन होती है तो उसके पेपर गिरवी रखे, मॉर्गेज रख के आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, तो ये फायदा हुआ। कि ओनरशिप भी तो एक था ना, उसमें तो ओनरशिप बढ़ी उनकी, लैंड ओनरशिप प्रोवाइडेड कोलैटरल फॉर फॉर्मल क्रेडिट, फिर एक डेटा डाल दिया आपने। रिड्यूसिंग इन एक्सप्लॉइटेशन एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी, जो हमने पार्ट लिखा था ऊपर, जमींदार को एबोलिश किया गया था लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, उससे क्या हुआ, फिर एक्सप्लॉइटेशन कम हुआ, क्योंकि हमें क्या बताना था, सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट बताना था। तो जब एक्सप्लॉइटेशन कम होगा तो सोशो इंपैक्ट आ गया ना, तो इसलिए एबोलिशन ऑफ जमींदारी से क्या हुआ, आपका एक्सप्लॉइटेशन कम हुआ है। रिड्यूस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टेनेंट्स एंड लैंडलेस लेबरर्स, इंप्रूव सोशल स्टेटस एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल पावर, क्यों फार्मर्स, क्यों, उनके पास खुद की जमीन आ गई, तो सोशल स्टेटस क्या हो गया, बढ़ गया, बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। रिडक्शन इन द रूरल पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, फिर एग्जांपल कहां का दे दिया, केरला का, क्योंकि हमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री से बताना था। एक मैप भी बना सकते हो, वेस्ट बंगाल में ऑपरेशन बगरा करके, इधर आप केरला में एक दिखा दो, एक जम्मू कश्मीर में दिखा दो, टेनेंसी रिफॉर्म्स, अलग अलग जगह के अलग अलग दिखा सकते हो। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू पॉवर्टी रिडक्शन, केरला में क्या हुआ, पोस्ट लैंड रिफॉर्म्स, रूरल पॉवर्टी डिक्लाइन टू 7.05%, ठीक है, नीति आयोग का डेटा है। Improved food security and agriculture development, higher land ownership among small farmer
एनकरेज फूड क्रॉप प्रोडक्शन। अब खुद की ओनरशिप आई तो उन्होंने अपने खुद का फूड लगाना, तो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो गया उनका। नीति आयोग कह रहा है स्मॉल फार्मर एग्जिबिट हायर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर देन द लार्ज फार्मर्स एनहेंसिंग फूड सिक्योरिटी। अब पर इसमें कुछ चैलेंजेस थे, क्या थे, इनकम्प्लीट रह गए। तभी इसने क्वेश्चन नहीं दिया कि कुछ स्टेट, इंडिया के कुछ स्टेट्स में फायदा हुआ तो इनकम्प्लीट है, हर जगह फायदा नहीं हुआ। देन बेनामी ट्रांजेक्शन होगी, जो एक्स्ट्रा लैंड थी वो किसी और के नाम पे कर दी, बेनामी कर दी ट्रांजेक्शन, है ना, कुत्ते के नाम पे, चौकीदार के नाम पे, सब पे करा दिया उन्होंने नाम, बेनामी ट्रांजेक्शन होगी। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, ठीक है, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग रही आपकी। डेटा एज पर एमओआरडी ओनली 61% ऑफ लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज हैम्परिंग द रिफॉर्म्स। तो डिजिटलाइज नहीं है तो उससे दिक्कत। तो हमें करना क्या होगा, इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना होगा, बेनामी ट्रांजेक्शन रोकना होगा, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना होगा, ये वे फॉरवर्ड में आ जाएगा जो प्रॉब्लम थी। एक दो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, है ना, कौन सा पोर्टल था जो लैंड रिकॉर्ड के लिए, भूमि, और एक और था, उन्होंने गवर्नमेंट इनिशिएटिव एक दो डिजिटलाइज जो किया ना, उसको देखना अपने। एक तो हाँ मैं बताऊंगा, है, ओके। चलो, वे फॉरवर्ड कंप्लीट डिजिटाइजेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, वो बेनामी, वो ऊपर वाले सारे आ गए, ठीक है। और एक कल जब ने किया था मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट आ गया। एक कौन सा करवाया था मैंने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, है ना। इसमें तो लैंड लीजिंग वाला ही डालना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला मत डाल देना, ठीक है, हिसाब से डालने सारे, ठीक है। बाकी ये कंक्लूजन होगा। क्वेश्चन करेंगे हम, सेम सेम ही है सारे लैंड रिफॉर्म के ना क्वेश्चन। पोवर्टी, discuss the difficulties in implementing land reform, state the objective measure of land, discuss how land ceiling, करो थर्ड करो पहले फिर, state the objective and measures of land reforms in India, discuss how land ceiling policy on land holding can be considered as an effective reform under economic criteria। 15 marks 11 minutes। ये थोड़ा होलिस्टिक है, इससे और चीजें कवर हो जाएंगी लैंड रिफॉर्म्स की आपकी। फिर टाइम बचेगा तो और देख लेंगे लैंड रिफॉर्म पे, पहले एक बार सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं।
देखो, तो लैंड रिफॉर्म स्टार्टिंग में फिलोसफी बताओगे उनकी क्या थी ना। लैंड रिफॉर्म इज द आईडी इन इंडिया रेफर्स टू अ सेट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इनिशिएटिव एम्ड एट रीस्ट्रक्चरिंग द एग्रेरियन सिस्टम टू प्रमोट। वो पहले वाली बातें भी लिख सकते हो आप, कि मार्जिनल फार्मर का फायदा करना, इनइक्वालिटी को कम करना, वो सब बातें थी, ठीक है। सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, इकोनॉमिक इनक्वालिटी को कम करना, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। फिर इसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडियरीज,
टीनेंसी रिफॉर्म्स लेके आना है, इम्पोजिशन ऑफ लैंड सीलिंग, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, अपडेटिंग एंड मॉडर्नाइजिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब ये सारी बातें आपको याद, उधर ऊपर फिलोसफी पता चल गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे क्या क्या मेजर्स लिए थे, तो ये होलिस्टिक कवर हो गया लैंड रिफॉर्म आपका। इन्हीं से आंसर बन जाएगा सारा आपका। अब क्या क्या मेजर लिए थे? अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज के लिए क्या किया था आप? जमींदारी अबोलिशन एक्ट आया 1950 में इन यूपी एंड बिहार। तो ये जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका आंसर भी यहाँ से बन जाता। यूपी बिहार में आप दिखाते कि अबोलिशन ऑफ जमींदारी से फायदा हुआ, इंटरमीडिएरीज कम हुए, एक्सप्लॉइटेशन कम हुआ। ओवर 20 मिलियन टेनेंट्स गेन डायरेक्ट लैंड राइट्स। फिर टेनेंसी रिफॉर्म्स में क्या हो रहा था, जो रेंट बहुत ज्यादा थे उनको रैशनलाइज किया गया और कई जगह पे उनको ओनरशिप दी गई। रेगुलेटिंग रेंट टिपिकली टू 1/4 to 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया कि आप कभी एक्ट नहीं करेंगे, आप कितने टाइम तक लैंड को कर सकते हो टिल। ओनरशिप राइट दिए गए। ये कहाँ पे हुआ था? केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, वहां पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लैंड सीलिंग एक्ट, फिक्सिंग मैक्सिमम लैंड होल्डिंग लिमिट, कितनी लैंड ले सकते हो उससे ऊपर होगी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वेस्ट बंगाल और केरला इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब ये पैरामीटर्स है और इनके लिए क्या किया गया, यानी ये मेजर्स है, इनके लिए क्या एक्ट आए वो देखना और किन किन जगह पे आई। कंप्लीट है टेबल अपने आप में ही। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग स्पेशली कहां पे हुई थी? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, टू रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन। अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड के लिए क्या आया था? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम सिंस 2000। तो वो सारे पार्ट हमने जो भी ऑब्जेक्टिव थे इन मेजर्स के थ्रू अचीव किए। अब इसमें पर्टिकुलरली पूछा लैंड सीलिंग कैसे इफेक्टिव है, ठीक है। तो लैंड सीलिंग से क्या हो रहा है? एक तो प्रमोशन ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ लैंडिंग। क्या होता है अगर बहुत बड़ी लैंड होती है ना, वो भी फिर खाली पड़ी रहती है प्रॉपर, और बहुत छोटी भी ज्यादा। तो एक जब बड़ी लैंड को क्या किया, एक लिमिट से ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट किया, तो कहीं ना कहीं जो लैंड साइज आया वो ऑप्टिमल निकल के आया कई जगह पे। इससे क्या हुआ? लैंड यूज एफिशिएंसी बढ़ी थी लैंड सीलिंग के थ्रू। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस या मार्जिनल फार्मर इंप्रूव्स लैंड यूटिलाइजेशन। नीति आयोग ने कहा कि मार्जिनल फार्मर एग्जिबिट हायर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर कंपेयर टू लार्ज फार्म्स। एग्जांपल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड इन वेस्ट बंगाल इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। फिर रिड्यूसिंग लैंड इनइक्वालिटी एंड एनहांसिंग एक्सेस टू क्रेडिट। जब लैंड आ गई आपके पास तो क्रेडिट मिल जाएगा। एनकरेजिंग ऑप्टिमम होल्डिंग साइज फॉर इकोनॉमिक वाइबिलिटी। तो एक ऑप्टिमम साइज का लैंड प्रमोट किया इन्होंने। एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन एंड वेरी लार्ज होल्डिंग बोथ रिड्यूस एफिशिएंसी। लैंड सीलिंग क्रिएट्स कंडीशन फॉर इकोनॉमिकली वायबल स्मॉल और मिड साइज फार्म्स। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल इनकम। जिनको लैंड मिली, जमीन मिली, उनकी इनकम बढ़ी और एम्प्लॉयमेंट मिला उनको। कंटेनिंग स्पेक्युलेटिव लैंड होल्डिंग्स, जो उन्होंने ऐसी रखी हुई थी अगले बाद में बेचेंगे स्पेक्युलेशन, उनको क्या किया? सीलिंग ने लिमिट किया और उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया। तो स्पेक्युलेटिव जो होता था लैंड होल्डिंग्स को, उसको रिड्यूस किया। अब फिर भी चैलेंजेस भी आए उसमें। इवेजन थ्रू बेनामी ट्रांजेक्शन होने लगी इसके अंदर भी, है ना। जो लैंड रिकॉर्ड थे वो इनएडिक्वेट थे, अपडेटेड नहीं थे, डिजिटाइज नहीं थे। स्मॉल साइज ऑफ सरप्लस लैंड। कह तो रहे थे सरप्लस लैंड को बांटेंगे, लेकिन वो सरप्लस लैंड बहुत ही कम बस्ती थी, थोड़ी बहुत होती है जो नाम के, ठीक है। बाकी सब तो इधर उधर ट्रांजेक्शन हो जाती है बेनामी में। लीगल लूप होल्स एंड प्रोटेक्टेड लिटिगेशन। अगर कोई बांट नहीं रहा था, उस पर डिले हो रहा था, अगर सरप्लस लैंड आ भी रही थी उसको लिटिगेशन चल रही थी कोई ना कोई केस में, तो इतनी जल्दी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही थी। अब करना क्या चाहिए? डिजिटाइजेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है लैंड रिकॉर्ड्स का। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट विद लीगल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो जो आपकी एक्स्ट्रा सरप्लस लैंड है अबाउट द सीलिंग, उसको स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर रिडिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट टू बेनिफिशियरी, उनके साथ साथ जो बेनिफिशियरी को क्रेडिट मिले, इरिगेशन, इन सब में मिले, ताकि प्रॉपर वो अपना एग्रीकल्चर कर सके। लास्ट है मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट, जो बाद नीति आयोग का था, उसको इम्प्लीमेंट करना। इसमें कैसे? हम्म नहीं उसका अब उसमें तो कर सकते हैं, पर यहाँ पे पर्पस वो नहीं है। यहाँ पे इसका पर्पस ये था कि जो आपकी एक्स्ट्रा लैंड है वो कैसे आप रीडिस्ट्रीब्यूट करके उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, फार्मर्स हो गया कर रहे हो। अब उसका यूटिलाइज तो कुछ भी कर सकते हैं, उसकी प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है यहाँ पे। करने को तो आप लैंड यूज चेंज करके कुछ इंडस्ट्री भी लगाओ, मैंने बताया ना, चाहे हाउसिंग बनाओ, वो तो कर सकते हैं। पर क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर लिखना पड़ेगा ना हम लोगों को। यहाँ उसकी डिमांड नहीं हो सकी बाकी सेक्टर से। स्टेट का क्या ऑब्जेक्टिव? Discuss how land ceiling policy on land holding can be considered an effective reform under economic criteria.
तो उसमें इंडस्ट्री में डाल के क्या करोगे, मतलब वो तो इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी उसमें फिर। वो कर सकते हैं, लेकिन लैंड रिफॉर्म से उसका कनेक्शन नहीं बन रहा है ऐसे ना कोई। वो तो वैसे भी लगा सकते हैं मतलब। हाँ मतलब वो सीएलयू चेंज करना पड़ेगा, पर इसमें कनेक्शन नहीं बन रहा डायरेक्ट ना। वो इंडस्ट्री तो कोई कहीं लगा लो, उसमें लगा लो, उसमें मतलब इस क्वेश्चन से नहीं बन रहा सिस्टम ऐसे, ठीक है। चलो। वैसे लिख कुछ भी सकते पेज भरने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मना कुछ भी नहीं है। यही तो अपनी खासियत है इसमें, मेंस में सब ठीक है। कोई किसी को मना नहीं करेगा कि लिख दो भाई जो लिखना है। क्वेश्चन 5। इन द विलेज in the village itself, no form of credit organization will be suitable except for the cooperative society. ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे, वो कह रहा है भाई यहाँ पे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही पैसा चलता है, बाकी नहीं चलेगा फाइनेंस के लिए बाकी। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। व्हाट कॉन्स्ट्रेंट एंड चैलेंज डू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सप्लाइंग एग्रीकल्चर फाइनेंस फेस। तो ये बाकी इंस्टीट्यूशन क्या चैलेंज और कॉन्स्टेंट फेस कर रहा है कि ओनली कोऑपरेटिव के थ्रू फाइनेंस हो रहा है एग्रीकल्चर का हमारा वहाँ पे। हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज टू बेटर रीच एंड सर्व द रूरल क्लाइंट्स। 10 marks, 7 minutes.
देखो भी, काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन था ये कोऑपरेटिव्स को लेके ना। उसके मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ। वो देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है पहले वो बताना है आपको। अब क्यों इन्हीं का इतना रेलिवेंस है और बाकी इंस्टीट्यूशन नहीं चल पा रही, ये डिफरेंसिंग, ये मेन डिमांड थी। तो आप बताओगे यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड होती है और ट्रस्ट ड्रिवन होती है। और कहीं ना कहीं रीपेमेंट रेट यहाँ पे ज्यादा होता है। बैंक में लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं, पर यहाँ पे नहीं करते क्योंकि यहाँ पे पीयर प्रेशर रहता है। ठीक है, गांव में ऊपर ऐसे कम्युनिटी में थोड़ी बेइज्जती की बात हो जाती है, पीयर प्रेशर रहता है यहाँ पे। ऑपरेट विद इन द सोशल फैब्रिक ऑफ विलेज एंश्योरिंग बेटर रीपेमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। पीयर प्रेशर एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूव क्रेडिट डिसिप्लिन। तो यहाँ पे रीपेमेंट के चांस ज्यादा होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इसलिए वो सस्टेन कर पाती है। एक्सेसिबिलिटी एंड रीच, इनकी रीच बहुत ज्यादा है, काफी देखो अराउंड ये 95,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी अक्रॉस इंडिया, रूरल इंडिया, नाबार्ड का डेटा 2024 का। जो जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं, वहां पे क्या अवेलेबल है आपकी, रूरल क्रेडिट सोसाइटीज। तो इनकी रीच काफी है, एक्सेसिबिलिटी है। अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल क्रेडिट, ठीक है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किससे कम है, मनी लेंडर से कम है, उनसे तो कम है, इसलिए वहां पे अफोर्डेबल उनके हिसाब से। और क्या है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट, तो ये नहीं है हर महीने उनको पेमेंट, तो क्रॉप साइकिल के अकॉर्डिंग ही अपनी कर लेते हैं, जब आपकी क्रॉप बिक जाए तब पैसे कर देना। तो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको लेके। ऑफर लो इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू द इनफॉर्मल मनी लेंडर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन रीपेमेंट अलाइंड विद द क्रॉप साइकिल। तो ये जो सेटिंग है इसकी वो सारी सूट कर रही है रूरल पीपल को, एग्रीकल्चर फार्मर्स को, इसलिए ये सक्सेसफुल है कोऑपरेटिव। अगली बार क्वेश्चन आ जाएगा सक्सेसफुल क्यों है कोऑपरेटिव, तो ये आप फैक्टर्स बताओगे, पहले डिफाइन करोगे, फिर फैक्टर्स बताओगे, फिर तीन चार एग्जांपल दोगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम किया है, फिर चैलेंजेस और क्या करना चाहिए वो आगे दे रखा है। तो ये क्वेश्चन उस तरीके से भी आ सकता है अगली बार। फिर ये चैलेंजेस, हाई रिस्क, अनसर्टेनिटी, इनएडिक्वेट कोलेटरल, लैंड रिकॉर्ड्स, ओवर डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट, और फिर करना क्या चाहिए, डिजिटाइजेशन ऑफ क्रेडिट डिलीवरी, यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड एआई फॉर रिस्क असेसमेंट, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये वे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से, मतलब एक टॉपिक है कोऑपरेटिव का, अच्छा हो जाएगा। और इसको मेन पॉइंट मैंने आपको बता दी इसको कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन 7 करो एमएसपी के ऊपर। What do you mean by MSP, minimum support price? How will MSP rescue farmers from the low income trap?
देखो भाई एमएसपी क्या होती है और कैसे वो फार्मर्स को लो इनकम ट्रैप से बचाती है ना। हाउ विल इट रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम लो इनकम ट्रैप। तो पहले आप एमएसपी के बारे में बताओगे कितनी क्रॉप्स में होती है, क्या होते हैं, क्या फायदा होगा उसका, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम है उसका। तो एमएसपी के बारे में थोड़ा बताना है आपको, क्योंकि एक्सप्लिसिटली पूछा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमएसपी, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा आपको। फिर आप एमएसपी कैसे रेस्क्यू करती है फार्मर को फ्रॉम लो इनकम ट्रैप। पहले तो एक अश्योर हो जाती है इनकम उनको, ठीक है। इनकम अश्योरेंस थ्रू प्राइस स्टेबिलिटी। जब मार्केट में कितना भी वेरिएशन है उनको अश्योरिटी रहेगी तो वो अपने क्वालिटी इनपुट्स दे सकते हैं, ठीक है। शील्ड फार्मर फ्रॉम प्राइस वोलेटिलिटी स्पेशली ड्यूरिंग बम्पर हार्वेस्ट और मार्केट ग्लट्स। इन 2024 wheat procurement at MSP cushioned farmer despite falling ओपन मार्केट प्राइस। तो उनको एक क्वेश्चन रहता है कि उनका माल इतने बिक जाएगा, उनको पैसे मिल जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो इनकम जनरेट हो जाती है। इंसेंटिवाइजिंग प्रोडक्शन एंड रिड्यूसिंग डिस्ट्रेस सेल। Guaranteed return encourage farmers to invest in quality inputs, reduce dependence on exploitated middlemen and distress sale। तो जब खुद का पैसा आएगा तो मिडिल मैन के ऊपर डिपेंडेंस भी कम होगी, तो वो ट्रैप नहीं हो पाता, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज एक बार डेट ट्रैप बन जाता है फिर वो। सपोर्ट फॉर द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। ओवर 86% जो हमारे इंडियन फार्मर हो गया स्मॉल और मार्जिनल है, तो उनको एक सपोर्ट मिलती है। एमएसपी एक्ट एज अ क्रूशियल सेफ्टी नेट फॉर दीज वनरेबल सेक्शंस। एनहेंस रूरल परचेजिंग पावर। जो पैसा आता है उससे फिर और बाकी चीज सर्विस में, है ना, या एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए वो भी लगा सकते हैं, फिर और उससे एनहेंस होएगा उनकी इनकम। कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। फिर उनको यानी कि फूड सिक्योरिटी भी, जब इनफ प्रोड्यूस करेंगे तो फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी। रिड्यूसिंग रूरल इनडेटनेस, और वो एक डेट साइकिल से भी बच जाता है इसमें। पर फिर भी चैलेंजेस एमएसपी के क्या है। लिमिटेड प्रोक्योरमेंट बियॉन्ड सिलेक्टेड क्रॉप्स एंड रीजन। शांता कुमार कमेटी इसके बारे में उन्होंने रिकमेंडेशन की आती थी। भी इनकी लिमिटेड प्रोक्योरमेंट है ना। इफेक्टिव एमएसपी अगर आप देखोगे तो मोस्टली होता है वीट, राइस और शुगर केन के लिए। और कौन सी स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, एमपी, इन्हीं में देखा गया मोस्टली। पल्सेस, ऑयल सीड, कोर्स ग्रेन्स ऑफन फेस इनएडिक्वेट प्रोक्योरमेंट। उनका इतना ध्यान नहीं दिया जाता, प्रोक्योरमेंट होती नहीं। स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न एंड वाटर स्ट्रेस। तो जिनका होता है फिर उनमें जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स है उनको उगाया जाता है, फिर वो क्या होता है इंडिया की बन जाती है वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट कंट्री बन जाती है, ठीक है। वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट होता है फिर वो। पंजाब ग्राउंड वाटर क्राइसिस लिंक टू द पैडी प्रोक्योरमेंट। तो ग्राउंड वाटर क्राइसिस और ये सब होता है। पुअर प्राइस रियलाइजेशन ऑफ नॉन एमएसपी क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मैनी पल्सेस लैक इफेक्टिव एमएसपी सपोर्ट एक्सपोजिंग फार्मर टू द मार्केट। तो अगर फार्मर ये लगाता है तो उनको मिलती नहीं एमएसपी, तो यहाँ पे रिस्क आ जाता है उनके लिए। फिजिकल बर्डन एंड स्टोरेज कंस्ट्रेंट है। अगर इतना प्रोक्योर करना, वो इतना एक्सचेकर के ऊपर काफी पैसा इसमें लगता है, ठीक है। उसको स्टॉक पाइल करना, उसका लॉजिस्टिक मैनेज करना, वो सब अपने आप में आप देखो काफी वेस्ट भी होता है उसके अंदर फिर वो। देन करना क्या चाहिए। यूनिवर्सलाइज एमएसपी प्रोक्योरमेंट फॉर पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोर सीरियल टू प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन। इन सब पे प्रमोट करो, इफेक्टिव करो इनको। फिर शिफ्ट फ्रॉम प्राइस सपोर्ट टू इनकम सपोर्ट मैकेनिज्म। आप पहले ही कर रहे हैं पीएम किसान, आपने दे दिया हर एक फार्मर को इतना इतना, तो प्राइस सपोर्ट ना देके क्रॉप्स का इनकम सपोर्ट मैकेनिज्म करो। पीएम जैसे पीएम किसान है आपका, जैसे देना 6,000 रुपए देते हैं उस हिसाब से। डेवलप मॉडर्न स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, एग्रो प्रोसेसिंग टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के लिए आपको ये सब डेवलप करने हैं। स्ट्रेंथन मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर बेटर प्राइस फोरकास्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। Encourage sustainable cropping pattern in water stress region. Explore legally guaranteed MSP for selected crops while ensuring fiscal prudence। ये एमएसपी के रिफॉर्म्स है। क्वेश्चन 9 करते हैं। एमएसपी हो गया, अब पीडीएस करेंगे। What are the major challenges of PDS in India? How can it be made effective and transparent? पहले किया था वो पीडीएस का, कर लो फिर एक कर लो पीडीएस का भी।
देखो भाई, पीडीएस का अगर आप प्रोसेस समझा सकते हो कैसे है वो भी बता सकते हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन की डिमांड ये थी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो लीकेज और डाइवर्जन का है, ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 40% तक लीकेज देखा गया कई स्टेट्स के अंदर पीडीएस में। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर है, जो रिक्वायर्ड है वो एक्सक्लूड हो गए, जो नहीं है वो गोस्ट बेनिफिट वो इंक्लूड कर दिया है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर है। क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन के ऊपर शांता कुमार कमेटी ने कहा था कि पुअर क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स है। इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स, है ना, तो न्यूट्रिशन क्वालिटी भी नहीं है। रीजनल डिस्पैरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, इनएफिशिएंट पीडीएस डिलीवरी कहाँ कहाँ पे, रिमोट एरियाज में, ट्राइबल एरिया में, कंफ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज में। पुअर लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड शॉर्टेज ऑफ फेयर प्राइस जॉब, तो कई जगह पे है ही नहीं, मतलब या बहुत कम है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, एक्सेसिबिलिटी कहीं कम है। करप्शन है, माल प्रैक्टिसेस है, स्टोरेज और लॉजिस्टिक बोटलनेक्स है। फिर करना क्या चाहिए, डिजिटलाइजेशन करो और आधार बेस्ड रिफॉर्म्स लेके आओ, ताकि बेटर आइडेंटिफिकेशन हो पाए बेनिफिशरीज का। एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन हो ताकि लीकेजेस ना हो, सारा ट्रैक हो पाए। यूज ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी कर सकते हैं यूज हम, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड बास्केट को डाइवर्सिफाई करो। स्ट्रेंथनिंग स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स, सोशल ऑडिट हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो ताकि गैप्स पता चले। वन नेशन वन राशन कार्ड की जो बात चल रही है, ताकि पोर्टेबिलिटी हो पाए। कोई यहाँ पे माइग्रेंट अगर मांगे तो उसको वहां पे मिल जाए, अलग स्टेट में मिल जाए उसका राशन। तो वन नेशन वन राशन, पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स, इनेबल माइग्रेंट टू असेस फूड सब्सिडीज एनीवेयर इन द इंडिया। वे फॉरवर्ड और क्या कर सकते हैं, डीबीटी को बढ़ाओ, है ना। इंप्रूव फेयर प्राइस शॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनका शॉप का इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंप्रूव हो। इंसेंटिवाइज फेयर प्राइस शॉप ओनर्स टू एफिशिएंट सर्विस। पीरियोडिकली अपडेट एंड क्लीन बेनिफिशियरी, जो डेटाबेस है उसको पीरियोडिकली अपडेट होना चाहिए, है ना, जो एरर है वो कम हो। लेवरेज एआई ब्लॉकचेन डेटा एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड डिटेक्शन एंड सप्लाई चेन। एनकरेज डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, या रीजन स्पेसिफिक जो डिमांड है वहां पे जो लोग खाते हैं, तो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट और वही डिस्ट्रीब्यूट हो। फिर strengthen convergence with पोषण अभियान and other nutritional scheme for the holistic food and nutrition security। तो जो लोकल बाकी और जो स्कीम है उनके साथ इसको कन्वर्जेंस करो ताकि कंट्री में फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है। ठीक है, इतना ही। एक क्वेश्चन और आपको घर से करना है, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना। बट आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू फार्म सेक्टर्स इन इंडिया, डिस्कस द इश्यूज रेज्ड बाय डब्ल्यूटीओ इन रिलेशन टू द एग्रीकल्चर सब्सिडीज। कल करेंगे सिक्योरिटी स्टार्ट, सिक्योरिटी का टेस्ट सुनो कल, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स खत्म, इंटरनल सिक्योरिटी।